हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं एनपीओ टीएस ग्रेवाल की बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 49। 48 तक चैनल में डाला जा चुका है और अब हम करने वाले हैं 49। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 49, पेज नंबर है 1.73। ठीक है, इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपका जो क्वेश्चन है वो दो पोर्शन में दिया हुआ है। एक पोर्शन जो नॉर्मली हर क्वेश्चन में होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ है, और उसके ऊपर उसी क्वेश्चन का पार्ट है आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना के दिया हुआ है। तो मतलब अभी तक जो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ा था, अलग से कैपिटल फंड निकालना पड़ा था, वो काम हमारा इजी हो गया है। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी बनाया मिल गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। कौन सा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, साल के एंड वाला बैलेंस शीट। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे, उनको देखते हुए हमें क्या करना है, ये दोनों चीजें बनानी है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देखेंगे और हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे फोकस करेंगे, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट की बारी आएगी। तो जो आपके क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेमेंट साइड पे आते हैं, बाय वेजेस एंड सैलरीज है। ये कौन सा साइड होता है? एक्सपेंडिचर का, और ये इनकम का। तो एक्सपेंडिचर में वेजेस एंड सैलरीज है तो इधर आएगा पेमेंट साइड की चीजें, एक्सपेंडिचर में आएंगी टू वेजेस एंड सैलरीज। अमाउंट कितना है? 60,000। ठीक, ये मैंने अंदर लिखा है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, अब हमें उनको देखना होगा। पहले नीचे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, सैलरी से रिलेटेड कौन सा एडजस्टमेंट है। तो नीचे सेकंड लाइन में लिखा है कि सैलरी स्टिल अनपेड आर 6,000। मतलब सैलरी जो अभी भी अनपेड है, जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जो देनी बाकी है, वो कितनी है? 6,000। तो आउटस्टैंडिंग है वो, उसे क्या करना होता है, हमें प्लस करना होता है, क्योंकि अभी भी वो ड्यू है, वो हमें देना बाकी है। तो 6,000 को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक, अब एक और चीज जो हमें सैलरीज पे ध्यान देना है वो क्या है, आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में, एक आपको जो ऊपर ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है उसमें लायबिलिटी साइड में लिखा है सैलरी अनपेड 11,000। क्या लिखा है? सैलरी अनपेड 11,000। ये कहां पर है? ओपनिंग बैलेंस शीट में। पहले कुछ डेट्स को समझ ले जरा सा। ओपनिंग बैलेंस शीट कब की होगी? ओपनिंग बैलेंस शीट कब की है? 1 अप्रैल 2020, यानी इस साल के शुरुआत में। और ये हमें कब का बनाना है? 31 मार्च 2021। ठीक है, यानी साल के एंड का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका स्टार्टिंग क्या है? अप्रैल, और एंड क्या है? 31 मार्च। ठीक, तो इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। अब आपके साल के शुरुआत में सैलरी अनपेड लिखा है 11,000। साल के शुरुआत में अगर अनपेड है, इसका मतलब क्या है? वो लास्ट ईयर का अनपेड है। यही मतलब है ना कि ये जो अनपेड या आउटस्टैंडिंग, ये कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर का। आपको साल की पहली तारीख को किसी का सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर होगा तो उसका मतलब है कि वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ठीक, तो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम क्या कर देंगे? यहां से सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर की चीजों को हम इसमें कंसिडर नहीं करते, सिर्फ करंट ईयर को कंसिडर करते हैं। तो प्रीवियस ईयर, पी बाय प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। आपको थोड़ा और डिटेल में लिखना होगा, इतने शॉर्टकट में आप नहीं लिख सकते। इसको सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को। समझ आई बात कि जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कहां पर दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस शीट में। उसे हम सबट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल अमाउंट सैलरी का आएगा 55,000। क्लियर? ये हो गया पहली चीज, सैलरी। अब आते हैं बाकी नेक्स्ट पे, अपकीप ऑफ ग्राउंड। अपकीप ऑफ ग्राउंड यानी ग्राउंड को, ग्राउंड की देख रेख में अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो वो। ठीक है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसे सीधे सीधे लिख देंगे। अपकीप ऑफ ग्राउंड ये है 10,000। फिर स्टेशनरी है,
स्टेशनरी है 15,000, फिर ऑडिट फी है 2,000। ये सब कुछ खर्चा है, रेकरिंग नेचर का है, ये हमें यहां पर डालना है इनकम एक्सपेंडिचर में। उसके बाद है एक्सपेंसेस और टूर्नामेंट, एक्सपेंसेस और टूर्नामेंट, ठीक है। तो टूर्नामेंट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस है किसी एक स्पेसिफिक पर्पज। अब आप जब देखोगे कि उसमें अगर खाली एक्सपेंसेस और टूर्नामेंट होता, ना कोई उसका फंड होता, ना कोई उसके लिए डोनेशन आया होता, तब तो हम उसको यहां पर एक्सपेंसेस में दिखाते। बट क्वेश्चन में क्या है, टूर्नामेंट से रिलेटेड फंड भी है, टूर्नामेंट से रिलेटेड डोनेशन भी आए हैं। तो जब हमें सारी चीजें दी हैं, किसी चीज के लिए स्पेसिफिकली फंड आ रखा है और डोनेशन मिला है और उसमें एक्सपेंस हो रहा है, तो हम उस फंड को, उस डोनेशन को, सबको कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। और उस एक्सपेंस को भी हम उसी फंड में से माइनस करेंगे, यानी जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है वो हम टूर्नामेंट फंड में से ही माइनस करेंगे, कहां पर, बैलेंस शीट में। अभी उसकी जरूरत नहीं है तो हम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को यहां शो नहीं करेंगे। क्लियर है बात। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एसेट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो हम यहां पर शो नहीं करेंगे। 5% इन्वेस्टमेंट है ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो जब ऐसा कुछ लिखा होता है कि इन्वेस्टमेंट है और कितने परसेंट है, ये सारी चीजें जब भी दी होंगी तो हमें उसका क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। 5% इन्वेस्टमेंट लिखा है ये, और क्या लिखा है कि कब हुआ ये इन्वेस्टमेंट, 1 अक्टूबर 2020। जब आपको इतनी डिटेल दी है तो आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका इंटरेस्ट मिलना होता है, ठीक है। भले वो अभी तक अकाउंट में नहीं आया लेकिन वो मिलेगा, ठीक। अब ये हमें इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ये इन्वेस्टमेंट कितने का था, ये इन्वेस्टमेंट है 40,000 का, 40,000 का है, तो हम इसका इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, हमें ये कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे हम, 40,000 का 5%, पहली बात, और दूसरी बात अक्टूबर में किया गया इन्वेस्टमेंट, तो अक्टूबर से, ये मार्च में बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर, अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ हुए, 6 मंथ हुए, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा हमें, पूरे साल का नहीं मिलेगा क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट ही अक्टूबर में किया है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट पेमेंट में इसलिए है क्योंकि आपने उसके लिए पैसे दिए हैं, लेकिन इंटरेस्ट उस पर मिलेगा, ठीक है। तो 40,000 का 5% इंटरेस्ट निकालोगे, 6 मंथ के लिए निकालोगे, ठीक है। क्लियर है। लेट अस कैलकुलेट दिस। 1,000, तो ये 1,000 आपका इनकम है, दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर। ये इन्वेस्टमेंट साइड, पेमेंट साइड में भले दिया है, लेकिन ये इंटरेस्ट जो है वो क्या है, आपका इनकम है। तो आप यहां पे दिखाओगे इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अक्रूड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये पैसा अभी मिला नहीं, अगर मिला होता तो आपके रिसीट साइड में लिख गया होता कि रिसीव हुआ है वो, लेकिन मिला नहीं है, लेकिन है इसी साल का इनकम है हमारा और मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका 1,000 इनकम में आएगा, ये पेमेंट में नहीं आएगा। चलिए अब उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस है, जिसका काम हमें कहां पड़ेगा, बैलेंस शीट में पड़ेगा। तो ये हमने डाल दी कुछ चीजें, कहां पे, अपने पेमेंट साइड का काम कर लिया। अब हम रिसीट साइड पे आते हैं। रिसीट साइड में ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक का, वो बैलेंस शीट में जाएगा। फिर क्या है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं क्या क्या करना है इसमें। बाय सब्सक्रिप्शन कितना है, 1,81,000, ठीक है, 1,81,000। अब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो जरूर होगा अगर सब्सक्रिप्शन है तो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर 5,500 बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। तो पहली दो बात कि सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अभी जो रिसीव होना बाकी है, यानी अभी मिलना बाकी है वो पैसा, तो भाई इसी साल का पैसा है, मिलना बाकी है लेकिन इनकम तो इसी साल की होगी, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा वो जो मिलना बाकी है। और वो कितना अमाउंट है, वो है 5,500। तो ये 5,500 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसमें से
₹4,000 नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, ₹4,000 नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ईयर का पैसा है उसे हम अपना इनकम नहीं मान सकते, तो उसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस नेक्स्ट ईयर, है ना, नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन को माइनस करेंगे, ठीक, कर दिया माइनस। अब फिर से आ गया कितना, 182,500, ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद यस, व्हाट नेक्स्ट, अब ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको देखना है, वहां पर भी 2 जगह सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है और उसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 2 जगह सब्सक्रिप्शन है, एक लायबिलिटी साइड में है और एक एसेट साइड में, जो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट है। लायबिलिटीज में लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये है 6,000, ठीक, ऐसा लिखा है। और एसेट्स में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8,000, एसेट में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8,000, ये 2 चीज अभी और आपकी बाकी है सब्सक्रिप्शन में। एडवांस पे अगर कोई पैसा मिलता है तो वो लायबिलिटी हो जाती है भाई, क्योंकि आपने पैसा तो ले लिया, उसका काम अभी नहीं हुआ है। तो ये जो एडवांस मिला है आपको, ये मिला कब है, साल के शुरुआत में, साल के शुरुआत में कोई एडवांस मिला, इसका क्या मतलब है कि वो इसी साल का एडवांस है ना। साल के शुरुआत में 1 तारीख को किसी ने एडवांस दे दिया, मतलब वो पूरे साल का एडवांस है, तो यानी ये इनकम किस साल में आएगी, इसी करंट ईयर की ही इनकम है, तो इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन की आपको पूरा पूरा लिखना होगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का शॉर्टेज होता है, बट कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ये आपको ऐड करना है, क्योंकि साल के शुरुआत में मिल गया है, साल के शुरुआत में अगर पैसा मिला है तो मतलब इसी साल का एडवांस मिला है, तो ये आप ऐड करेंगे 6,000। अब फिर से हम कहां पहुंचे, 188,500, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये काम हो गया, अब इसको देख लेते हैं। फिर साल के शुरुआत में कुछ आउटस्टैंडिंग पड़ा है, अब साल के शुरुआत में अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो किस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो होगा नहीं। साल के शुरुआत में आपने ये नोटिस कर लिया कि भाई कुछ पैसे अभी नहीं आए हैं, है ना, तो आपने कौन सा नोटिस किया होगा, भाई पिछले साल का ही नोटिस किया होगा ना, कि पिछले साल के पैसे अभी नहीं आए हैं, तो दैट मीन्स ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट माइनस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कितना, 8,000। आई बात समझ में। हमने सब्सक्रिप्शन में क्या क्या किया है, पहले जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नीचे एडजस्टमेंट में दिया था उसे ऐड किया है, फिर जो रिसीव हुआ है उसमें से कुछ पैसा नेक्स्ट ईयर का था उसे हटा देंगे हम, फिर जो एडवांस पिछले साल मिल गया था लेकिन था वो इस साल का, उसे हम ऐड करेंगे, और फिर ये कुछ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग से हमें मतलब नहीं है, तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन शॉर्ट आपने ये देखा कि हम सिर्फ करंट ईयर का पैसा, चाहे वो मिला हो चाहे ना मिला हो, वही चीज हम रखते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी प्रीवियस ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो, मिल गया हो या ना मिला हो, उसे हम नहीं कंसिडर करते हैं। यहाँ पर आई बात समझ में सब्सक्रिप्शन की। तो ये पूरी सब्सक्रिप्शन की कहानी हुई। अब हम आगे आते हैं, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, सिंपल है, इनकम है, इनकम की तरह लेंगे इसको हम। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स 1,500 रुपए है, ये 1,500। देन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब इसमें क्या लिखा है, जब आपको ये चीजें ऐसे दी हो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचा गया है, ठीक है, और कितने का बेचा गया, ये 6,000 का है ना, 6,000 का है ना, हाँ। और इसमें ये भी लिखा है कि इसकी बुक वैल्यू 10,000 है, ये भी बताया गया है कि बुक वैल्यू इज 10,000, तो मतलब ये खरीदा गया था 10,000 में और बेचा जा रहा है 6,000 में। जब ऐसी चीज दी होगी आपको, तब आपको क्या करना होता है, तब आपको भाई आपको देखना है कि प्रॉफिट में बेचा गया है कि लॉस में बेचा गया है। सिंपल है, ठीक है, आपने खरीदा था 10,000 में और बेच दिया 6,000 में, मतलब आपने लॉस में बेचा है। लॉस में अगर बेचा है तो किस साइड में आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। और क्या आएगा, जो अमाउंट लॉस का है वो अमाउंट, यानी टू लॉस
ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, कितना लॉस हो रहा है? 10,000 का खरीदा था और 6,000 में बेच दिया, 4,000 रुपए सीधे सीधे लॉस, तो 4,000 रुपए इस साइड में आएगा। क्लियर? ये हो गया। देन एंट्रेंस फी इनकम होता है, तो हम इनकम में दिखाएंगे। कितना है? 2,000। देखो, वो जो क्वेश्चन है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि उनके पास पैसा आया, 6,000 रुपए आया तो उन्होंने रिसीट में डाल दिया। ठीक है, और उनसे के पास से पैसा गया तो उन्होंने पेमेंट पे डाल दिया। आपको पता करना है कि अगर लॉस में बेचा जा रहा है तो हम एक्सपेंडिचर में डालेंगे, अगर प्रॉफिट में बेचा जा रहा है तो हम इनकम में डालेंगे। ठीक है, तो एंट्रेंस फी सीधे सीधे इनकम होता है, इनकम में डाल देंगे। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल नेचर का इनकम है लेकिन कैपिटल नेचर का है। और क्या है मतलब लाइफ मेंबरशिप फी की? किसी ने एक बार में ही पूरे पैसे जमा कर दिए तो वो आपके लिए लाइबिलिटीज होती है, वो इनकम नहीं होता है, तो हम बैलेंस शीट में उसे लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, क्योंकि एडवांस में सारे पैसे ले लेना मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी में आएगी, यहां पर नहीं आएगा। उसके बाद डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट को भी हम टूर्नामेंट वाले फंड में ही एडजस्ट करेंगे। यहां पर स्पेसिफिक डोनेशन नहीं आता है इनकम में, अगर जनरल डोनेशन होता तो यहां पर हम दिखाते, लेकिन किसी पर्पस के लिए स्पेसिफिक डोनेशन अगर आ रहा है तो वो हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया। अब हम देख लेते हैं कुछ एडजस्टमेंट रह तो नहीं गए हैं। चलिए, सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट हमने कर लिया है, सैलरीज वाला कर लिया है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर नाउ वैल्यूड एट 45,000। ये जरा हम समझेंगे कि ये क्या करना है इसमें। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की पूरी कहानी को हमें समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा है कितना? 50,000 लिखा है। मतलब साल के शुरुआत में आपके पास 50,000 रुपए के इक्विपमेंट थे। क्लियर? ये पहले आपके पास साल के शुरुआत में इतने रुपए के इक्विपमेंट थे। क्लियर? अब उसके बाद आपका जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा है कितने का? 20,000 का लिखा है। जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें 20,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। इसका मतलब 20,000 रुपए का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट साल के बीच में खरीदा गया, यानी ये क्या हुआ? न्यू परचेज हुआ। ठीक है, ये साल के बीच में खरीदा गया। बात समझ आ गई? तो अब आपके पास कितने रुपए के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए? 70,000 के हो गए। ये एसेट है, बेसिकली इक्विपमेंट आपके पास एसेट है, तो ये 70,000 के हो गए। इसमें से एक इंफॉर्मेशन ये भी दी थी कि आपने सेल भी किया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो ये 50,000 थे इसमें से आपने कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या किया है? बेच दिया है। वो कितने वाला बेचा है आपने? आपने जो सेल किया है वो कितने वाला बेचा है? वो 10,000 वाला बेचा है। यहां पर आप वो प्राइस नहीं लेंगे जितने का आपने बेचा है, वो तो आपने लॉस में बेचा है, वो बात ठीक है। आप यहां पर वो प्राइस लेंगे जितने का एक्चुअल में उसका प्राइस है, यानी जितने का आपने खरीदा था, तभी आपको एक्चुअल पता चलेगा कि अब हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है। ठीक है, तो आपने जितने का खरीदा था, 10,000 का खरीदा था, वो लिखा हुआ है ना साफ साफ कि 10,000 का बुक वैल्यू है उसकी, और 6,000 में बेच दिया। तो जो सेल कर दिया आपने, जो निकाल दिया, जो आपके पास था उसमें से जो आपने निकाल दिया उसको क्या करोगे? सबट्रैक्ट कर दोगे। तो कितना आ गया? 60,000। यानी अब आपके पास करंट सिचुएशन में कितने रुपए के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है? 60,000 के। बात समझ आ गई यहां तक? और एडजस्टमेंट में ये बोला जा रहा है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर नाउ वैल्यूड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड एट 45,000। यानी जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उनकी अब जो वैल्यू पता करेगी, जैसे आप बिल्डिंग की वैल्यू पता करते हो ना लेटेस्ट, वैसे ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जो वैल्यू पता की गई, वो अब जो करंट वैल्यू आ रहा है वो 45,000 आ रहा है। वो कितना आ रहा है? 45,000 आ रहा है। तो मतलब आपके पास इतने के थे लेकिन उसकी करंट वैल्यू कितनी है? 45,000। यानी जो डिफरेंस है वो कितना है? 15,000 का। भाई आपके पास जितने का है उससे मार्केट वैल्यू अभी 15,000 रुपए
कम है तो वो 15,000 क्या हो जाएगा, वो 15,000 डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो उस डेप्रिसिएशन को आप एक्सपेंडिचर में हर जगह डालते हैं ना हम एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन को, तो डेप्रिसिएशन को आप कहां दिखाओगे, एक्सपेंडिचर में। टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, कितना, 15,000। आई बात समझ में? तो आपका ये डेप्रिसिएशन हो गया 15,000। क्लियर बात यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, और भी कुछ एडजस्टमेंट है क्या? हाँ, लिखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द बैलेंस शीट आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल। तो बिलियर्ड टेबल पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है और डेप्रिसिएशन हम यहां पर दिखाते हैं एक्सपेंडिचर में। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल, ठीक है, 10% लगाना है। बिलियर्ड टेबल कहां दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है। 60,000 उसका प्राइस है, तो 60,000 का 10% कितना हो जाएगा, 6,000। ठीक, 6,000 आपने ये डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन एज ऑफ नाउ, एवरीथिंग इज फाइन। अब आप चेक कर सकते हैं आपका सरप्लस कितना आ रहा है, आपको ये चेक करना है। ठीक है, लेट अस चेक व्हाट इज द सरप्लस। सो लेट अस कैलकुलेट क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, इट इज 1,85,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,85,000। ठीक बात। अब हम इधर का चेक कर लें कि इधर का कितना आ रहा है। इधर का टोटल आ रहा है 1,07,000। तो अब हम देख लें कि सरप्लस कितना आ रहा है, 78,000 इज सरप्लस। ठीक है, जो सरप्लस आ रहा है वो कितना है, 78,000। ठीक, ये हो गया आपका क्या, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज रेडी। योर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रेडी। नाउ लेट अस मूव टू मेक बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, ये आप लोग समझ में आ गया होगा, हमने सरप्लस निकाल लिया। अब हम आते हैं बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, ओपनिंग नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कैपिटल ऑलरेडी गिवन है। चलिए, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैपिटल दिया है, यही निकालने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता था, पर अभी कैपिटल दिया है, कितना है, 2 लाख। इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, सरप्लस ऐड कर दोगे। ठीक है, सरप्लस कितना है, 78,000। तो ये कितना आ गया, 2,78,000। ठीक है, क्लियर बात। अब इसके बाद आप एक सबसे पहले क्या ऐड कर लो, इसमें जो हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में छोड़ा था, क्या, लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक है, वो तो हमें डालना ही है, तो हम सबसे पहले उसी को डाल लें, एक एक चीज खत्म करते जाएं। तो लाइफ मेंबरशिप फी हम यहां पर डाल लें। ठीक है, कितना है ये, 50,000। ये आ गया। ठीक, अब हम मूव करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ, ओपनिंग बैलेंस शीट की तरफ। क्या है, कैपिटल फंड के बाद नेक्स्ट इज टूर्नामेंट फंड, जिसकी बात कर रही थी मैं। तो हम टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे खर्चे यहां पर काम करेंगे उस पर। टूर्नामेंट फंड कितना है, टूर्नामेंट फंड इज 6,000, नहीं सॉरी 60,000। 60,000 टूर्नामेंट फंड है। ठीक, और टूर्नामेंट से रिलेटेड डोनेशन भी आया है, ये आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा है कि डोनेशन आए हैं टूर्नामेंट से रिलेटेड। तो इस डोनेशन को हम क्या करेंगे, इसी में ऐड कर देंगे। कितना है, 20,000। भाई पहले फंड था हमारे पास एक टूर्नामेंट के लिए और उससे रिलेटेड हमें डोनेशन और मिल गया, तो अब ये टोटल हमारा कितना हो गया, 80,000। ठीक, और जो एक्सपेंसेस हुए टूर्नामेंट से रिलेटेड कितने, 65,000, उन्हें हम
सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, ठीक है। 65,000 उन्हें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? तो ये आपका कितना आ रहा है 15,000 आई गेस, है ना। ये आपका 15,000 आ रहा है। आपने क्या किया, टूर्नामेंट का फंड था उसमें डोनेशन का पैसा आया वो ऐड कर दिया और जो खर्चे टूर्नामेंट से रिलेटेड हुए उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखिए और क्या लिखना है हमें, और क्या काम करना है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें तो 6,000 लिखा हुआ है। हमें यहां पर क्या चाहिए, हमें यहां पर जो क्लोजिंग के टाइम पे जो कुछ भी है हमारी लायबिलिटी वो चाहिए हमें। तो हम एडजस्टमेंट में देखेंगे कि क्लोजिंग के टाइम पे क्या है। तो क्लोजिंग एडजस्टमेंट में क्या लिखा था कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसमें 4,000 रुपए नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते टाइम हमारी वो लायबिलिटी है ना, साल की शुरुआत वाली लायबिलिटी एडजस्ट होने के बाद फाइनल अमाउंट हमारे पास क्या आया कि अभी भी 4,000 रुपए हमारे पास नेक्स्ट ईयर का एडवांस है। तो 4,000 रुपए जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस है दैट इज लायबिलिटी इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन एडवांस 4,000 ये है हमारी लायबिलिटी। ठीक, क्लियर है। जो आपको पहले से पैसा मिल चुका है वो लायबिलिटी होती है और जो मिलने वाला है वो एसेट होता है। ठीक है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन तो लायबिलिटी हो जाएगी और अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो अभी भी इस साल के अंत होते होते भी मिलने वाला है वो क्या है, वो एसेट है। तो ऐसा भी सब्सक्रिप्शन है जो लिखा है कि सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर 5,500 यानी अभी भी 5,500 मिलना बाकी है, तो वो आपके लिए एसेट है। ठीक है, क्योंकि वो पैसा अभी मिलना बाकी है। क्लियर, 5,500 आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन का काम हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं सैलरीज पे। सैलरीज में शुरुआत में तो 11,000 रुपए अनपेड थी, लेकिन एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि सैलरी स्टिल अनपेड आर 6,000 यानी जब हम एंड में आए तो स्टिल अनपेड सैलरी कितनी है, सिर्फ 6,000, 11,000 नहीं है। तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि वो पैसा अभी हमें देना बाकी है। कितना, 6,000। ये एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है कि हमें साल के अंत में कितनी सैलरी देनी बाकी है। तो 6,000 इज ओनली अनपेड। ठीक है, क्लियर बात, डन। अब हमने सैलरी का भी काम कर लिया, वेरी गुड। अब मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, एसेट की तरफ आते हैं। एसेट में सबसे पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में काम कर ले। जो अभी हमने सारा वर्किंग में किया था वही सब कुछ यहां पर होगा कि शुरुआत में कितने थे 50,000 के, प्लस न्यू परचेज कितना हुआ 20,000 का, ठीक है 70,000 हो गया, माइनस सेल कितने का हो गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10,000 का, है ना। यही सब काम किया था ना अभी हमने कि 50,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया यानी साल की शुरुआत में था, 20,000 रुपए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में यानी नया खरीदा गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 10,000 का बेच दिया गया तो वो माइनस कर देंगे। अब कितना पहुंचे हम 60,000। अब ये 60,000 के बाद क्या बोला गया एडजस्टमेंट में कि स्पोर्ट्स को वैल्यू किया गया है 45,000 पे, यानी 15,000 क्या हुआ डेप्रिसिएशन हो। तो हमारे पास अभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इतने का है, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको 15,000, है ना। आपने 15,000 यहाँ कैलकुलेट करके निकाला था डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 15,000। अब आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के रह गए 45,000 के रह गए। आई बात समझ में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके पास रह गए 45,000 के। उसके बाद ग्राउंड्स है 1,20,000। ग्राउंड्स पे कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है तो ये हम सीधे सीधे लिख देंगे 1,20,000, ठीक है। उसके बाद बिलियर्ड्स टेबल है 60,000 और बिलियर्ड्स टेबल पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 60,000 है और इस पे भी डेप्रिसिएशन था 10% का, तो डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट्स 54,000, ठीक है। क्लियर है ये बात। एंड देन अब क्या बचा हमारे पास, सब्सक्रिप्शन हमने कर लिया है। अब इसके अलावा हमें अगर कुछ डालना है, एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट दिया है जो हमारा छूट रहा है
इन्वेस्टमेंट भी एसेट होता है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा यहां पर, इन्वेस्टमेंट कितना 40,000 और प्लस इंटरेस्ट अक्रूड है अभी, तो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर मिल गया होता इंटरेस्ट वो, तब हम ऐड नहीं करते, तब वो इनकम हो जाता, लेकिन क्योंकि अभी वो इंटरेस्ट रिसीव्ड में नहीं दिखाया है, यानी वो अक्रूड है, तो वो हम यहां पर ऐड करेंगे 1000। ठीक, तो ये हो गया 41,000। क्लियर बात? इन्वेस्टमेंट का काम कर लिया हमने। अब बचा एक कैश और बैंक बैलेंस, कि कैश एंड बैंक के में कितने बैलेंस है, इसमें कौन सा बैलेंस जाएगा आपके पास, आपको ये बात का ध्यान रखना है। जो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश और बैंक बैलेंस है वो साल के शुरुआत का पैसा है, लेकिन जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश और बैंक बैलेंस है वो साल के अंत का पैसा है, और हमें यहाँ पे साल के अंत के पैसे से मतलब है। तो हम क्लोजिंग बैलेंस लेंगे 87,500, जो अमाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है। ठीक है, क्लियर बात? और हमने यहाँ पर सारी चीजें कर ली हैं। अब जरा हम जल्दी से क्या काम कर लें, टोटल कर लें कि भाई हमारा एसेट और लायबिलिटी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ठीक है, ये एसेट साइड हमारा आ गया 3,53,000। ठीक है, कितना आ गया हमारा एसेट साइड 3,53,000। चलिए अब लायबिलिटी भी चेक कर ले जल्दी से कि भाई ठीक आ रहा है कि गड़बड़ आ रहा है। आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप रिवर्स करके देख लीजिए एक बार, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, ये भी आपका 3,53,000 आ गया। तो ये आपकी बन गई क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ये था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 49। ओके, थैंक यू।